शिक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड के इतिहास में हम पढ़ेंगे कुमाऊं का चंदवंश। ये जो नोट्स हैं ये पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो क्लास में पढ़ाए गए हैं। इसके अलावा इसमें क्या है कि डॉक्टर जो अजय सिंह रावत की हमारे पास जो पुस्तक है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, उसके नोट्स भी हैं। इसके साथ साथ जो बद्रीदत्त पांडे की कुमाऊं का इतिहास है उसमें इन नोट्स में उन दोनों का सम्मिलित रूप से क्या है उनके नोट्स बनाए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक उत्तराखंड का चंदवंश नहीं पढ़ा है, कुमाऊं का चंदवंश नहीं पढ़ा है, या आपके इसके नोट्स नहीं हैं आपके पास, तो आप यहाँ से क्या है अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके ये नोट्स आपको व्हाट्सएप में चाहिए तो आप मुझे क्या है व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो वीडियो के अंत में या बीच में भी आपको कहीं पे भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, डॉक्टर अजय सिंह रावत की पुस्तक कुमाऊं का चंदवंश। तो देखिए, अगर आप जब भी आप कुमाऊं का चंदवंश पढ़ते हैं तो उसमें आपको दो कन्फ्यूजन जरूर होते होंगे। क्या कन्फ्यूज होता है आपको कि उत्तराखंड का जो कुमाऊं का चंदवंश है उस चंदवंशों का प्रथम राजा कौन था, सोमचंद था या थोहरचंद था। ये कन्फ्यूजन सबसे बड़ा है। ठीक है। तो देखते हैं कि चंदवंश का प्रथम राजा कौन था। तो देखिए, उत्तराखंड में जिन्होंने जो चंदवंश का इतिहास लिखा है वो हमारे पास 6 इतिहासकार हैं। एक है बद्रीदत्त पांडे जी, एट किशन, अजय सिंह रावत, श्यामलाल, डब्ल्यू फ्रेजर और फ्रांसिस हैमिल्टन। तो इन 6 लोगों ने क्या लिखा है, कुमाऊं का चंदवंश का इतिहास लिखा है। चार का ये मानना है कि जो चंदवंश थे उन चंदवंश के जो प्रथम राजा थे वो सोमचंद थे। ठीक है। चंदवंश कौन थे, सोमचंद थे। लेकिन डब्ल्यू फ्रेजर और फ्रांसिस हैमिल्टन ने यह माना है कि जो चंदवंश थे उस चंदवंश का प्रथम राजा कौन था, थोवरचंद था। अब ये देखते हैं हम कि स्पष्ट रूप से चंदवंश का प्रथम राजा था कौन, सोमचंद था या थोवरचंद था। अगर एग्जाम में ये आ जाता है कि चंदवंश का प्रथम राजा कौन था तो हमें क्या टिक करना है, सोमचंद करना है कि थोवरचंद करना है। तो हमें सोमचंद करना है। वो क्यों करना है, अब आप देखिए। सोमचंद को चंदवंश का संस्थापक मानने वाली मान्यताएं। तो सबसे पहले देखते हैं बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। देखिए, बद्रीदत्त पांडे ने यह कहा कि चंदवंश को जो पहला राजा था वो क्या था, सोमचंद था। उसने ये कहा कि ये सोमचंद कहाँ था, इलाहाबाद के झूसी का रहने वाला था। इलाहाबाद को किसके नाम से जाना जाता है, प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो उसके समीप है झूसी एक जगह, वहाँ का ये रहने वाला था। और वहाँ से ये क्या आया, उत्तराखंड तीर्थ यात्रा करने के लिए आया। जब ये तीर्थ यात्रा करने के लिए आया तो उसने कहा, बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा कि उस समय यहाँ पे जो शासन कर रहे थे वो थे कत्यूरी, और कत्यूरियों के उस समय राजा थे ब्रह्मदेव, और जो कि कत्यूरियों के क्या थे, अंतिम राजा भी थे। जब इसकी मुलाकात क्या होती है, ब्रह्मदेव से होती है इस सोमचंद की, तो क्या होता है कि जो ब्रह्मदेव होता है वो इससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न क्यों होता है, क्योंकि इसकी वाक्पटुता क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। जब ये उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और उसको क्या लगता है कि अपना फ्यूचर इसमें दिखाई देने लगता है कि अब क्या है कि यहाँ पे क्या है कि मेरे बाद ये अच्छा शासन चला सकता है। क्यों, क्योंकि ब्रह्मदेव एक अत्याचारी राजा था और ब्रह्मदेव के जो साम्राज्य था उस साम्राज्य में जो लोग थे वो सब क्या करते थे, ब्रह्मदेव का विरोध करते थे। तो उसने क्या किया कि उसने ब्रह्मदेव को उससे प्रभावित होकर उसे अपना दामाद बना लिया। और दामाद बनाया तो चंपावत में, याद रखना चंपावत में ही चंदवंश की स्थापना हुई है, चंपावत में। और चंपावत में ही क्या दे दी उसने, अपनी 15 बीघा जमीन उसको दान स्वरूप दे दी, किसे, सोमचंद को। तो ये तो था बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। अब आगे चलते हैं तो आगे क्या है, एटकिसन ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने यह माना कि सोमचंद चंदों के प्रथम राजा थे। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एटकिसन के अनुसार क्या था कि ब्रह्मदेव कत्यूरों का अंतिम राजा था और वो क्या था, एक अत्याचारी राजा था। तो जब अत्याचारी राजा था तो उससे सारे के सारे जो उसकी प्रजा थी वो प्रजा क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है। परेशान होने के कारण वो क्या मांगते हैं कि यूपी में कन्नौज के राजा थे चंद्रपाल, उन चंद्रपाल से जो उसकी जनता है वो जनता क्या मांगती है, मदद मांगती है। जब मदद मांगती है तो चंद्रपाल जो कि इलाहाबाद के झूसी में रहता था वो क्या करता है, चंद्रपाल अपने भाई सोमचंद को इसकी सहायता के लिए, यानी कुमाऊं के जो
प्रजा थी उसकी सहायता के लिए कहाँ भेजता है, कुमाऊं में भेजता है, चंपावत में भेजता है। जब जब आपका सोमचंद कुमाऊं में पहुंचता है, चंपावत पहुंचता है, तो वहां पे वो मिलता है ब्रह्मदेव से, लेकिन ब्रह्मदेव की क्या हो जाती है, उससे मित्रता हो जाती है और वो उससे क्या देता है, अपनी पुत्री का विवाह उससे करा लेता है और उसको वहां पे जमीन देता है और साथ साथ में अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर देता है। अब हम जो किताब पढ़ रहे हैं अजय सिंह रावत, उन अजय सिंह रावत ने क्या कहा है, अजय सिंह रावत ने यह कहा है कि सोमचंद कन्नौज के राजा चंद्रपाल का भाई था। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि सोमचंद जो रहने वाला था वो इलाहाबाद के झूंसी का रहने वाला था, और जो ये भाई था, ये भाई किसका था, जो कन्नौज के राजा हैं हमारे चंद्रपाल, उनका ये क्या था, भाई था। तो इनका माना अजय सिंह रावत का कि भारत में क्या हुआ था कि महमूद जो गजनवी था उसके आक्रमण शुरू हो गए थे। तो जब उसके आक्रमण शुरू हो गए थे तो क्या हुआ कि उन्हीं के डर से सोमचंद जो है कुमाऊं में प्रवेश कर गया और यहाँ पे उसने चंद्रवंश की स्थापना की। आप पता है कि जो महमूद गजनवी हैं उसके भारत में जो आक्रमण होते हैं वो 1001 ईस्वी से शुरू होते हैं। यानी कि अजय सिंह रावत ने जो सोमचंद का जो यहाँ पे उसने जो साम्राज्य स्थापना क्रम मान रहा होगा वो कम से कम 1000 ईस्वी तो माने ही होगा। अभी हम हालांकि जितने इतिहासकारों ने सोमचंद को चंदों का प्रथम राजा माना है उसकी हम तिथि क्रम भी देखेंगे, किस किस राजा ने कब कब सोमचंद को प्रथम राजा माना है। तो इतना हो गया। अब आगे देखते हैं हम। अब इतना देख ले हमने, तीन देख ले मुख्य, तो हमने बद्रीदत्त पांडे देख ले हमने, ठीक है, एड किशन देख ले हमने, अजय सिंह रावत देख ले हमने। इन तीनों ने यह माना कि सोमचंद क्या था, प्रथम राजा था, इलाहाबाद के झूंसी का रहने वाला था और कन्नौज के राजा चंद्रपाल का भाई था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि दो ऐसे इतिहासकार भी थे जिन्होंने यह माना है कि जो थोहर चंद थे वो थोहर चंद क्या थे, कुमाऊं के प्रथम राजा थे। उसमें एक थे डब्ल्यू फ्रेजर और दूसरे थे आपके फ्रांसिस हैमिल्टन। ठीक है, तो डब्ल्यू फ्रेजर की जो पुस्तक है वो पुस्तक कौन सी है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। उन्होंने इसमें क्या कहा है, ये पुस्तक लिखाएगी 1813 में। उन्होंने इसमें लिखा है कि जो थोहर चंद थे वो थोहर चंद क्या थे, चंदों के पहले राजा थे। दूसरे हैं आपके फ्रांसीसी हैमिल्टन। फ्रांसीसी हैमिल्टन की पुस्तक है किंगडम ऑफ नेपाल और ये कब प्रकाशित हुई है, 1893 में। ठीक है, उनमें इन्होंने वर्णन किया है कि थोहर चंद थे, इलाहाबाद के झूसी से यहाँ पे आया था, ये नौकरी करने आया था नेपाल के राजाओं के यहाँ, और वहां से फिर ये कहा है कुमाऊं में आया और कुमाऊं में इसने चंद्रवंश की स्थापना कर ली। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि इन दो इतिहासकारों ने यह माना था कि थोहर चंद चंदों का पहला राजा था। तो एक डब्ल्यू फ्रेजर है और दूसरे कौन से, फ्रांसिस हैमिल्टन। पुस्तक कौन कौन सी है, डब्ल्यू फ्रेजर की रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल, और फ्रांसिस जो हैमिल्टन है उनकी पुस्तक कौन सी, किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, लेकिन इन दोनों के प्रमाण को हम सत्य नहीं मानते हैं। वो क्यों नहीं मानते हैं, अब मैं आपको बताता क्यों नहीं मानते। 1261 या 1262, 1261 या 1262 का हमें 1261 या 1262 में इन्होंने बताया है कि यहां पे क्या आया था, थोहर चंद ने चंद्रवंश की स्थापना की। लेकिन हमें क्या मिलता है, इसको आप लिख लेना, इसको मैं बोल रहा हूं कि 1223 का हमें जो बौद्ध राजा है काचत्य देव, बौद्ध राजा है काचत्य देव, उनका एक ताम्रलेख मिलता है। उस ताम्रलेख में यह बताया गया है कि थोहर चंद से पहले भी यहाँ पे चंदों के अनेक राजा हुए हैं, और उसमें क्या है, सोमवंश की वंशावली क्या है, दिखाई गई है। ठीक है, तो इसलिए जब हमें 1223 में काचत्य देव का एक ताम्रलेख प्राप्त हो जाता है तो यहीं पे स्पष्ट हो जाता है कि थोहरचंद चंदों का प्रथम राजा नहीं था। ठीक है, तो अब हमें स्पष्ट हो गया, यहीं से आपने ये देख लिया कि जो चंदों का प्रथम राजा था वो सोमचंद था। क्यों था, तीन इतिहासकारों ने जो जो कहा। इसके अलावा जो थोहर चंद को मानने वाले जो दो इतिहासकार थे उनकी क्या है, यहाँ पे क्या है, जो उन्होंने इतिहास लिखा वो गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो काचत्य देव का ताम्रलेख था वो ताम्रलेख है 1223 का, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि पूर्व में यहाँ पे सोमचंद शासक था। इसके अलावा एक दो प्रमाण और भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं कि इन्होंने 1261 बताया है थोहरचंद के शासनकाल को, लेकिन यह सत्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यदि थोहरचंद 1261 के लगभग शासक बना तो इससे पहले इस क्षेत्र में खस्या राज हुआ करता था। ठीक है, और जब खस्या राज हुआ करता था तो खसों
ने ही चंदों को हराकर इस क्षेत्र पर अपना राज किया। इसलिए यह कहा जा सकता है कि थोड़चंद चंद का संस्थापक नहीं था, बल्कि यह चंदों का 23वां राजा था। तो इतना हो गया क्लियर आपका। अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए जो चंद वंश की स्थापना का समय है, जो हमारे 4 इतिहासकार थे जिन्होंने सोमचंद को चंदों का प्रथम राजा माना, उन्होंने अलग अलग दिया है। जैसे कि बद्रीदत्त पांडे ने कहा है कि ये 700 ईस्वी में यहाँ आए। इसके अलावा एडकिसन ने कहा है ये 953 में आए, और अजय सिंह रावत ने कहा है ये 1018 ईस्वी में यहाँ पे आए थे, और श्यामलाल जी ने कहा है कि ये क्या आए थे 1025 ईस्वी में यहाँ आए थे। ठीक है, लेकिन अगर कत्यूरियों का आप इतिहास देखें तो कत्यूरियों के इतिहास में देखने को मिलता है कि जो कत्यूरियों का अंतिम राजा था ब्रह्मदेव, उस ब्रह्मदेव ने यहाँ पे 11वीं सदी तक राज किया है। ठीक है, तो इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि कम से कम 1018 या 1025 ईस्वी में ही चंद वंश की स्थापना हुई होगी। ठीक है, अब चंद वंश से संबंधित कुछ थोड़ा बहुत फैक्ट देख लेते हैं कि ये जो चंद वंश था, आखिर इन्होंने अपने को चंद माना है, लेकिन उससे पूर्व में कुछ और थे। ठीक है, तो चंद वंश आज जो ये मानते हैं कि हम चंदों के वंशज हैं, वो ये देख लीजिए कि आप चंद कहाँ के हैं और कौन थे। जो चंद थे उन्हें क्या मान जाते हैं, हम मौर्य वंश का माना जाता है या फोर्ट वंश का माना जाता है। अब ये जो मौर्य वंश था, जो चंद थे, ये थे जो प्रतिहार वंश है हमारा, उस प्रतिहार वंश उसके वंशज है ये। और प्रतिहारों की बाद में जाकर या आज उन्हें क्या कहते हैं, गुज्जर कहते हैं। तो यानी कि आप ये लगा सकते हैं कि जो आज कुमाऊं में जो चंद थे, उन चंदों के जो वंशज थे, वो वंशज कौन है, वो गुज्जर हैं, जिन्हें आज हम गुज्जर कहते हैं। ठीक है, और इसका देखिए एक राजा है चंदों में, उसका नाम था महिपाल चंद। उस महिपाल चंद ने खुद को क्या बोला, गुज्जर घोषित कर दिया। ठीक है, और जो यहाँ पे चंदों का राज था, उस चंदों के राज को क्या कहा, गुज्जर राज भी उसने क्या कहा, गुज्जर राज का। इसके अलावा उसने अल्मोड़ा में क्या किया, अल्मोड़ा में एक अलग से गुज्जर देव का मंदिर भी बनाया उसने। ठीक है, अब देखिए हमें जो चंद वंश है, उस चंद वंश के स्रोत कहाँ से मिलते हैं भाई, हमें ये पता होना चाहिए। अगर हम आज चंद वंश पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये पता लगा होगा कि किसी न किसी पुस्तक में लिखा होगा भाई यहाँ चंदवंश था। ये कोई हमें ताम्रलेख मिला होगा, या कोई हमें मंदिर मिला होगा जो उन्होंने बनाए होंगे, कोई शहर उन्होंने बनाया होगा, उससे ही तो हमें पता चला होगा कि यहाँ पे चंदवंश था। तो इसके 2 स्रोत मिलते हैं, एक तो है पुरातात्विक स्रोत, एक है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब है जो अपने हाथ से उन्होंने बनाए होंगे, जैसे कि किले हो गए, ठीक है, ताम्रलेख हो गए, मंदिर हो गए, शहर हो गए, नौला हो गए। और साहित्यिक स्रोत क्या है, जो उन्होंने लिखे होंगे किताबों पे। ठीक है, तो क्या है, दुर्ग मिलते हैं, किले मिलते हैं, बहुत सारे किले मिलेंगे। अभी हम सोमचंद के बारे में बोलेंगे। तो सोमचंद ने क्या किया था, सबसे पहले चंपावत में चंदवंश की स्थापना की और एक किला बनाया जिसका नाम क्या था, सुयो का किला था। इसके अलावा बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे। अभी आपने देखा गुज्जर मंदिर अल्मोड़ा में किसने बनाया था, तो देखिए किसने बनाया था, महिपाल चंद ने बनाया था। क्यों बनाया था, क्यों उसने अपने गुज्जर घोषित किया। तो ऐसे अनेक मंदिर जो हैं चंदों ने बनाए हुए हैं। इसके अलावा क्या है, शहरों की स्थापना भी बहुत सारे की। अभी हम देखेंगे कि चंपावत के बाद अल्मोड़ा शहर की स्थापना होगी, रुद्रपुर शहर की स्थापना होगी, रुद्रचंद ने की है। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा एक नौला क्या होता है। देखिए नौला क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि पहाड़ों में जो पानी आता है वो धारे से आता है, यानी कि जल स्रोत होता है एक, उससे आता है। तो उसमें क्या होगा, जो जहाँ पे पानी आता है वहाँ नीचे क्या लगाया जाता, पठार लगाया जाता था, लगाया जाता कि नहीं लगाया जाता। और साथ में जो पानी आ रहा है उस पानी के लिए उसमें बहुत सारी कलाकृतियाँ होती थी, और उसको क्या होता है, एक छेद क्या होता है, उससे पानी आता था। तो वो स्पेशल नौला बनाया जाता था उस समय। ठीक है, और जो साहित्यिक स्रोत हैं तो कल्याण चंद्रोदय है हमारे पास, फतेह प्रकाश है, तुझके जहांगीरी में भी चंदवंश का उल्लेख मिलता है। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि बहुत सारे चंदों के राजा जो हैं मिलने जाएंगे किससे, अकबर से मिलने जाएंगे या मुगल शासकों से मिलने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें ये स्पष्ट तौर पे हो गया है अब कि चंदों का प्रथम राजा सोमचंद था, वो इलाहाबाद के झूसी का रहने वाला था। तीसरा क्या है, वो चंद्रपाल का भाई था, और यहाँ पे जब वो आया था तो कत्यूरियों का शासन था, और उसका अंतिम राजा कौन था, ब्रह्मदेव था। अब हम आगे पढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि चंदों का प्रथम राजा सोमचंद था। उसने यहाँ पे आके किया क्या क्या,
तो देखिए, चंदों का प्रथम राजा सोमचंद था। यह इलाहाबाद के समीप झूसी का निवासी था और कन्नौज के चंद्रपाल का भाई था। जहां तक अभी तक ज्ञात है कि यह तीर्थ यात्रा करने यहाँ आया था। इसकी मुलाकात कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव से होती है और ब्रह्मदेव इसे अपना दामाद बना लेता है और चंपावत में, याद रखना चंद्रवंशों की स्थापना चंपावत में होती है, और 15 बीघा जमीन दे देता है। ये क्या करता है कि सोमचंद क्या करता है कि जो चंपावत में ही जहाँ पे इसको 15 बीघा जमीन मिलती, वहां पे सुयो नामक स्थान पे सुयो का किला बनाता है। ठीक है, और आज जिस किले को हम राजबुंगा का किले के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन आएगा कि राजबुंगा का किला किसने बनाया था, तो सोमचंद ने बनाया था। राजबुंगा का किला कहाँ है, तो राजबुंगा का किला हमारा कहाँ है, चंपावत में है। ठीक है, इसके बाद सोमचंद बाहर से आकर कुमाऊं क्षेत्र पर शासन कर रहा था, तो यहाँ के अन्य शासकों को बुरा लगा, जिसके कारण वो इसका विरोध करने लगे। अब देखिए होता क्या है कि सोमचंद जी हैं कहाँ के, बाहर के थे। जब सोमचंद बाहर का था तो यहाँ पे उसका विरोध होना ही होना था। तो जब सोमचंद का यहाँ पे विरोध हुआ तो उसने क्या किया कि जो उसका किला था उस किले की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। ठीक है, और घेराबंदी जब उसने क्या किया तो उसने सबसे पहले सेना का निर्माण किया होगा, और सेना के निर्माण में उसने निम्न जातियों को क्या दी, वरीयता दी उसने, क्योंकि उसका मानना था ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बलशाली होते हैं कि। तो उसने क्या किया कि जब उसने निम्न जातियों को अपनी सेना में तैनात किया और किले की क्या की, उसने चारों तरफ से ऐसे घेराबंदी कर दी उसने। आप देख सकते हैं घेराबंदी हो रखी है, बिल्कुल बढ़िया थी। और ये है आपका उसका किला, ये कहाँ पे, चंपावत में। भी चंपावत में उसने स्थापना की और यहाँ पे सुयो का किला बनाया, जिसे बाद में राजबुंगा किला के नाम से जाना जाता है आज भी। तो उसने 4 जातियों को नियुक्त किया चारों तरफ अपने किले के। यहाँ पे थी बोरा जाति, यहाँ पे थी कार्की, यहाँ पे थी चौधरी और यहाँ पे थी तड़ागी। ठीक है, इस जो व्यवस्था को कहा जाता है, सोमचंद ने ये व्यवस्था शुरू की, इसको कहा जाता है 4 आल। क्या कहा जाता है, 4 आल कहा जाता है। ठीक है, और शॉर्ट में इसे कहा जाता है चारल। क्या कहा जाता है, चारल कहा जाता है। अब देखिए जैसे इसने क्या किया कि यहाँ पे स्थापना की, तो ऐसे में क्या किया कि जब जो चंदों के जो उसके अगल बगल राजा, जैसे दूनाकोट के राजा थे, उन्होंने क्या किया कि रावत राजा थे दूनाकोट के, तो उसमें क्या हो गया कि कैसा भारी व्यक्ति यहाँ पे आ गया और यहाँ पे शासन कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि युद्ध की घोषणा कर दी, किसके विरुद्ध, सोमचंद के विरुद्ध। जब सोमचंद के विरुद्ध इसने युद्ध की घोषणा की, तो जो यहाँ पे सोमचंद था, उस समय जो यहाँ पे तड़ागी था, जो किले की इसने घेराबंदी की थी, तो एक सेनापति था इसका कालो तड़ागी। तो उस कालो तड़ागी ने क्या हुआ कि दूनाकोट के युद्ध में, रावत राजा में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने क्या है, ये युद्ध जीत लिया। किसने, सोमचंद ने। तो सोमचंद का पहला युद्ध था दूनाकोट का युद्ध, और जो दूनाकोट का युद्ध था वो युद्ध किस किस के बीच हुआ, रावत राजा और सोमचंद के बीच हुआ। इसका सेनापति कौन था, सोमचंद का कालो तड़ागी था, और इन्होंने किसको हरा दिया, दूनाकोट के राजा को हरा दिया। इसके बाद धीरे धीरे अब जब साम्राज्य को उसने स्थापित कर लिया, तो उसने क्या किया, अब उसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को भी क्या किया, सुदृढ़ किया। और प्रशासन मतलब, देखिए प्रशासन मतलब कि अपना राज्य चलाना। तो अपना राज्य, जैसे हमारा राज्य किसे चल रहा है, IAS अधिकारियों से चल रहा है, उसके बाद कर्मचारी है नीचे, उनसे चल रहा है, उसके बाद नीचे पीसीएस हैं, फिर कर्मचारी है, तो उनसे क्या चल रहा है, राज्य चल रहा है। तो ऐसे ही जो एक राज्य होता है, साम्राज्य होता है, उसको चलाने की क्या चाहिए हमें, प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए एक बहुत ही अच्छी। तो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने इसने चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था अपनाई। अब देखिए प्रशासन क्या है कि जैसे मौर्य वंश में चंद्रगुप्त इतना बड़ा कैसे बना, क्योंकि क्या था वहाँ, जो उसके राजगुरु थे, राजगुरु कौन था, चाणक्य था। तो चाणक्य उसे क्या देता, सब कुछ शिक्षा दीक्षा दी और उसे नए नए पैंतरे बताता युद्ध लड़ने के, और तभी चंद्रगुप्त ने इतना बड़ा मगध का साम्राज्य क्या किया था, स्थापित किया था। तो ऐसे ही सोमचंद यहाँ आया, उसने क्या की, चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था शुरू की। अरे चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था क्या थी कि चार प्रशासनिक अधिकारी मुख्यतः होते थे। क्या क्या होते थे, एक होता था दीवान या प्रधानमंत्री, और दीवान और जो प्रधानमंत्री होता था, इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था दी जाती थी जोशी को, यानी किसी भी जोशी जाति के उसको नियुक्त किया जाता था दीवान या प्रधान। दीवान का प्रमुख काम क्या होता है, आपको पता है कि अब तक जितने भी साम्राज्य हुआ उनमें दीवान क्या होता है, राजस्व या वित्त का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, राजस्व और वित्त ही होता है, कि कहाँ कितना खर्च करना है,
टैक्स कितना लेना है। तो ये सब अधिकार किसके होते हैं? दीवान और प्रधानमंत्री के माना होते। उसके बाद उसने क्या अपनी सेना को सुदृढ़ कर दिया था, तो उसने अपनी सेना नायक जो बनाया बिष्ट और देवलिया को बनाया, ज़्यादातर हौरों को भी बनाया ऐसा नहीं है, लेकिन बिष्ट और देवलिया को उसने क्या है सर्वोत्तम इसमें क्या दी, प्राथमिकता दी। इसके अलावा उसका राजगुरु जो होता था वो सेमल्टी जाति होती थी, और मंडलीय मतलब अन्य दायित्व, बहुत सारे अन्य दायित्व जैसे जल विभाग हो गया, पानी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो अन्य विभाग में कौन था? मंडलीय था। तो चौथा ने ब्राह्मण व्यवस्था याद रखना किसने शुरू की थी? सोमचंद ने की थी। 4 आल यानी कि अपनी जो किले है उस किले की सुरक्षा हेतु 4 निम्न जातियों के जो लोग हैं उन्हें क्या करना? नियुक्त करना। ठीक है। इसके साथ साथ इसने क्या किया कि चंपावत में इसने क्या किया कि अब देखो साम्राज्य चलता है वो किससे चलता है? टैक्स से चलता है, मैंने जैसे क्या। तो अगर चंपावत में नई व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था को इसमें क्या जन्मदाता इसी को माना जाता है कुमाऊं में। इसने क्या किया कि टैक्स लेने के लिए इसने 4 सयाना मतलब होते हैं सबसे बुजुर्ग लोग, सबसे अनुभवी लोग किसी गांव के। ये 4 लोग सयाना लोग क्या करते? गांव से टैक्स वसूलते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब ये गांव में गए तो कुमाऊं में कुछ प्रभुत्व जातियां थी, जैसे मेहरा हो गया, फड़तियाल हो गया, देव हो गया, देक हो गया और करायत हो गया। इन्होंने क्या कर दिया? इनका सर कलंक कर दिया। तो जब ये इसको पता चला सोमचंद को, तो इसने क्या किया कि इन मेहरा फड़तियाल को भी अपनी तरफ मिला लिया। और अब क्या गया, जो पंचायतें थी उन पंचायतों का प्रमुख या सयाना किसे नियुक्त कर दिया? इन जातियों को नियुक्त कर दिया, यानी कि मेहरा फड़तियाल इन सबको नियुक्त कर दिया। ठीक है। अब देखिए अभी तक जो हमारे पास ये है ना सोमचंद है, ये कि एक स्वतंत्र राजा की भांति अभी व्यवहार नहीं करता है। ठीक है। ये जो सोमचंद है, इस समय नेपाल में जो शासन है वो डोटियों का है और उसके अधीन ये शासन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि जो नेपाल के शासक हैं उन नेपाल के शासक के अधीन ये क्या करते हैं? इसे अधीन क्या है? शासन करता है। ठीक है। अभी क्या होगा, अभी देखेंगे भारती चंद तक या उससे आगे तक। ठीक है। और इसमें जो डोटियों का शासक है, राजा है, वो क्या है? जयदेव मल है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। इसके बाद इसका पुत्र शासक बनेगा आत्माचंद, और हम क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे कल। ज़्यादा वीडियो में 5-7 वीडियो में आपका चंद्रवंश खत्म हो जाएगा, इसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मैं पहले ही करा चुका हूँ चंद्रवंश की। आप इसकी क्या है जो वीडियो है प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप चंद्रवंश की जो है सारे की सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। इसके साथ साथ एक वीडियो के साथ साथ सबसे पहले सोमचंद का ही होगा तो उसमें आप सोमचंद का कर सकते हैं, और वो मैंने सारा क्रम में कराया, ऐसे आगे पीछे नहीं कराया। ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और बताइए कि मुझे अगला वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, अगर आपको इससे हेल्प हुई है, और मुझे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा करनी है आप मुझे वो ही बताइए। दूसरा, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इन्हें ऐसे उतारिए, एज इट इज़ उतारिए, वीडियो को पॉज करके आप उसे उतार सकते हैं। इसके अलावा अगर जिसके पास ये नोट्स नहीं उतार पा रहा तो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप में क्या कर दूंगा, ये नोट्स सेंड कर दूंगा। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है, और कल हम आत्माचंद के बारे में पढ़ेंगे।